हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या शेयर बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। शेयर बाज़ार में करेक्शन शुरू हो चुकी है। प्रॉफिट बुकिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन करेक्शन मुझे नहीं लगता कि आई है अभी तक। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आइए डिटेल में मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर एक जो इन्वेस्टर गलती करते हैं वो निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी इतना बढ़ गई, निफ्टी इतना टूट गई, लेकिन मैं निफ्टी को बिल्कुल नहीं देखता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, निफ्टी 2000 में हम देखें तो 1300 चलती थी। आज की डेट में 18,000 तक हो चुकी है निफ्टी। तो अराउंड 14 टाइम्स हो चुकी है निफ्टी, अगर 2000 से हम कंपेयर करें तो। वहीं कुछ हम अच्छे अच्छे बिजनेस देखें तो वो 100 टाइम, 1000 टाइम, 2000 टाइम हो चुके हैं आज की डेट में। देखिए, जो बेकार बिजनेस है, जो मतलब इतनी स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी नहीं है, जिसमें इतना दम नहीं है, तो वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है। उनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, अभी भी हो रही है उसकी पिटाई। कहने का मतलब वो सबसे ज़्यादा टूटे हैं। वो जो स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी है, अगर आप उनको देखेंगे, जो बड़े बड़े ब्रांड है जिनमें आगे भी बढ़ने की क्षमता है, वो अभी इतने करेक्ट नहीं हुए। निफ्टी 50 में ही काफ़ी सारे आपको ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे। निफ्टी 50 के बाहर भी हैं कुछ। अगर आप थोड़ा देखेंगे, थोड़ी सी समझ लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता है, उनमें करेक्शन अभी आई नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, जब वो 15 से 20% करेक्ट हो जाती है, तब मैं मानता हूँ कि करेक्शन मार्केट में हो चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी आ सकती है। जो स्ट्रॉन्ग अच्छे स्टॉक हैं फंडामेंटल, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी तक 3 या 4% ही करेक्ट हुए हैं अपने पीक से। और जो बेकार स्टॉक है वो 30%, 40%, कोई 25% आराम से करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लंबे समय में देखेंगे, तो 2030 तक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड निकल के सामने आएंगे। तो कई ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो एक बहुत बड़े ब्रांड बन जाएंगे, जिनका डिविडेंड आज की डेट में 500%, 200% लाता है। वो आने वाले 2030 तक 5000%, 7000% तक हो जाएगा। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है, अभी ग्रो कर रहा है इंडिया। हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, नई नई कंपनीज आ रही हैं मेक इन इंडिया की वजह से। तो इंडिया में बहुत अच्छा चेंजेस हो रहा है, एक ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा चेंजेस हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो इंडियन इकॉनमी है, जो हमारा इंडिया का बाजार है, उस पर जो वर्ल्ड के जितने इन्वेस्टर हैं, उन सब की नज़र है आज की डेट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे अच्छे बिजनेस आने वाला टाइम में सुपर मल्टी बैगर का रिटर्न दे सकते हैं, यहाँ से भी, इस लेवल से भी। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पहली बार एक अच्छी, देखो गवर्नमेंट तो पहले भी बनती आई हैं, वो भी अच्छी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये गवर्नमेंट अभी तक की बेस्ट गवर्नमेंट है, जो कि दिन रात कोशिश कर रही है। जो बॉस है, जिसको हम कहते हैं पीएम, प्रधानमंत्री जी हमारे, वो दिन के मैक्सिमम घंटे काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंडिया इंडिया को ग्रो किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। हर चीज़, हर सेक्टर में एक बुल रन आने की पूरी पूरी संभावना है लॉन्ग टर्म में। देखो दोस्तों, करेक्शन तो हर बुल रन पे एक आता ही आता है। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हर बार एक बुल रन आया, फिर करेक्ट आया, जो उसके बाद जो अच्छे स्टॉक थे फिर वो आगे बढ़ते गए। या ऐसा होता आया है और आगे भी होता आएगा, ये स्टॉक मार्केट का नियम है। लेकिन जो बिजनेस ऐसे हैं जिनकी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बहुत तगड़ी पकड़ है, कुछ आप बिजनेसेस ऐसे ढूंढ के देखिए, खुद आप ऑब्जर्व कीजिए, अपने आसपास देखिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपनी डेली लाइफ में देखिए, आप भी एक कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। आप खुद देखिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप रेगुलर खरीद रहे हैं, तो आपको भी लगता है जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से उसका बिजनेस भी आगे बूम करेगा। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो में तो ज़्यादातर ऐसे ही बिजनेस हैं। बाकी भी स्टॉक हैं, कुछ मेरे पोर्टफोलियो में भी थोड़ा डाउन है वो स्टॉक, क्योंकि मार्केट करेक्ट हुई है, तो वो स्टॉक भी थोड़े से नीचे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ यूनिक ऐसे बिजनेस हैं, आप थोड़ी सी समझ लगाएंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो ऐसे यूनिक बिजनेस हैं। वो आज जिस लेवल पे खड़े हैं स्टॉक, वो इससे थोड़ा करेक्ट होंगे, करेक्ट होने के बाद फिर वो भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो बिज़नेस कभी भी मरने वाला नहीं है, कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे हम बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हर घर में यूज़ किए जाते हैं। अब आईटीसी भी एक बड़ा ब्रांड बन गया एफएमसीजी के अंदर, उसके भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ स्टॉक के ऊपर, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मोटी मोटी बात पे आऊँगा। इस टाइप के और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। जैसे एफएमसीजी सेक्टर में आप देखेंगे नेस्ले है, नेस्ले की मैगी हर घर में यूज़ होती है। पिडीलाइट है, पिडीलाइट की फेविकॉल, जब भी कारपेंटर का काम होता है घर में
तो फर्स्ट चॉइस जो है पीडीलाइट के प्रोडक्ट को ही दी जाती है। पीडीलाइट और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं हमारी इंडियन मार्केट के अंदर जिनका काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक बिजनेस होल्ड है, जिनका काफ़ी अच्छा व्यापार है हमारे इंडिया के अंदर, और वो अपना बिजनेस को फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को, सेंसेक्स को नहीं देखना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर्स किसी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस को देखे। देखो मेरे कई व्यूअर ने मेल किया है, ऐसे उल्टे उल्टे स्टॉक्स के बारे में वो बात करते हैं कि इनके बारे में बताओ, जिसमें डेट इतना है और कंपनी डीलिस्ट होने की स्टेज तक आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के पास जो होता है लिमिटेड कैपिटल होती है। पर्सनली मैं भी रिटेल इन्वेस्टर के अंदर आता हूँ। हमारा जो है बहुत हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से हमने पैसा कमाया है। वो तो हमें जो है स्मार्टली एक्ट करना होगा, स्मार्टली स्टडी करके, एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा। बेशक हमें रिटर्न थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन हमें सेफ्टी की तरफ जाना होगा। हमें जो है अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा। अच्छे स्टॉक को चुन के एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा हमें। देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के लिए, एक उदाहरण के लिए समझाता हूँ कि कौन सा सेक्टर आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि गाड़ियों का बिजनेस है, जैसे व्हीकल का बिजनेस है, अभी पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं। 2030 तक गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि सारी गाड़ियां बिजली वाली हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे सारे के सारे। तो देखिए, जिसके पास भी आज की डेट में व्हीकल है, डीजल वाला है चाहे वो पेट्रोल वाला है, तो उसको भी वो व्हीकल खरीदना ही होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल उस आज नहीं तो कल खरीदना ही होगा। और वैसे जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का रूल है, 15 साल पुरानी गाड़ियाँ या कोई व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, वो बैन है, वो तो हम चला नहीं सकते रोड पे। तो ऑटो सेक्टर में जो अच्छे स्टॉक हैं, एक है आइशर मोटर जो कि बुलेट के सेगमेंट में मार्केट लीडर है, और मारुति सुजुकी है गाड़ियों के बिजनेस में, टाटा मोटर्स है, और महिंद्रा महिंद्रा है। ये अच्छे स्टॉक्स हैं। और बाइक के सेगमेंट में बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो थ्री व्हीलर के सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है उसका बिजनेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है उसका। और हीरो मोटोकॉर्प है टू व्हीलर के सेगमेंट में। तो ये जो स्टॉक हैं, इनको आपको ऐसा नहीं है कि मैं मेरा वीडियो देखा ऑन द स्पॉट अभी जाकर बाइंग कर लें, इनको करेक्शन पे बाय करना है। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं आ रही। बजाज ऑटो के अंदर जैसे 20% 30% ग्रोथ आती है काफ़ी सारे स्टॉक में। जैसे मारुति के अंदर हम देखेंगे काफ़ी हेल्दी नंबर हैं बैलेंस शीट में, वैसी ग्रोथ इनके अंदर नहीं आ रही। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा जब सही समय आएगा, जब ये थोड़ा करेक्शन पे अवेलेबल होंगे, तब मैं कोशिश करूंगा वीडियो डालने की। और इसके साथ रिलेट करके आप देखो, कोई जो बिजली बनाने वाली कंपनी है जिसका बिजनेस आगे भी बूम कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, आप उसके देखेंगे, उनको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये ऐसा बिजनेस है कि दादा ले पोता बेचे, क्योंकि इनके बिजनेस में कैपिटल बहुत लगती है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में इतने रिटर्न नहीं मिलते। तो इसी हिसाब से आप जैसे दो ये सेक्टर हो गए एक साथ, जो लग रहा है कि आगे मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न दे सकते हैं। होगा ये कि जो इस सेक्टर में जो लीडर है, अच्छे स्टॉक्स हैं, जो वो करेक्ट होंगे, जैसे मार्केट करेक्ट हो रही है अभी, तो करेक्ट होंगे। करेक्ट होने के बाद फिर वापस से उनके अंदर ईपीएस बढ़ने लगेगा, तो वापस से वो रिकवरी मारना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से आप कुछ बिजनेस और देखिए, जैसे एफएमसीजी का सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, उसके अंदर से आप कुछ देखिए, उस सेक्टर के अंदर आपको एक या दो स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो कि कंपटीशन पतंजलि से फेस कर रहे हैं। पतंजलि से पूरा सेक्टर तो एफएमसीजी का कंपटीशन फेस कर रहा है, लेकिन दो तीन ऐसे स्टॉक्स हैं, दो तीन ऐसे यूनिक बिजनेस हैं। स्टॉक मेरे हिसाब से मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे बिजनेस बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़े ब्रांड बन जाएंगे। ब्रांड ऑलरेडी है, वो आने वाले टाइम में ग्लोबल ब्रांड बन जाएंगे। अभी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में एक बड़ा ब्रांड है, क्योंकि वो आज की डेट में एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन जाएंगे वो। और उनका डिविडेंड यील्ड जैसा मैंने बताया बढ़ जाएगा, और बोनसेस भी बढ़ जाएंगे। तो वो एक मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न दे सकते हैं। आज की डेट में वो हाई पी स्टॉक्स हैं। हाई पी स्टॉक देखो दोस्तों, यहाँ पे एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। कोई भी जैसे स्टॉक होता है तो वो अगर 20-25 की पी पे है तो उसको लेने में फ़ायदा होता है। अगर वो कोई अच्छा बिजनेस है वो बढ़ सकता है अगर तो। लेकिन जो हाई पी स्टॉक्स हो जाते हैं उनके अंदर ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो मल्टी बैगर स्टॉक इतनी आसानी से नहीं बनते, क्योंकि वो हाई पी स्टॉक बन चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका ईपीएस बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से वो पी भी थोड़ी थोड़ी एडजस्ट होती जाती है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ, बैंकिंग सेक्टर का कुछ एक दो स्टॉक को देखिए। जैसे एसबीआई की बात करूँ मैं, उसका मार्केट शेयर
आज की डेट में 25% तक है। यानी कि अगर 100 कस्टमर है हमारे इंडिया में तो 20 कस्टमर उसके पास हैं। आज की डेट में कोई और भी ऐसे ऐसे बैंक्स हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, लीडर बैंक हैं, जिनका मार्केट शेयर सिर्फ अभी 5% या जो 6% है, जो कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो उनको 5% से 10% तो आना ही होगा, जो कि एक बड़े लीडर हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के। तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप एसबीआई का स्टॉक बाय करें। यहाँ सिर्फ मैंने एसबीआई का उदाहरण इसलिए दिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो लीडर बन सकता है आने वाले टाइम में, जो इस लेवल से भी मल्टीपल टाइम का रिटर्न दे सकता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे प्राइवेट सेक्टर के 2-3 ऐसे बैंक हैं जो आने वाले टाइम में एचडीएफसी बन सकते हैं। और जो कोई अच्छा बैंक है आज की डेट में जिनकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम है, जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। देखो, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बेसिकली मतलब ये है कि हर बैंक ने लोन बांटे हुए हैं। तो लोन बांटे हुए हैं, उसने किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। जैसे हम इक्विटी पोर्टफोलियो हमारा होता है, ऐसे इनका लोन पोर्टफोलियो भी होता है। जैसे कि स्टील सेक्टर को लोन दे दिया, हाउसिंग लोन में, कार लोन में, टेलीकॉम के सेगमेंट की कंपनी को लोन दे दिया। मैक्सिमम जो इनकी इनकम होती है वो लोन के बिजनेस से ही आती है। तो जिसका पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा, मतलब अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन होगा, अच्छे से उन्होंने मैनेज किया होगा, तो वही बिजनेस आगे भी ग्रो करेगा। क्योंकि देखिए, आपको शायद अब मालूम होगा अगर आप लंबे समय से हैं मार्केट में, तो एक स्टील सेक्टर था हमारा जो कि बीच में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, जिसके अंदर मतलब कंपनियां लॉस में जा रही थी क्योंकि चाइना से भी सस्ता स्टील आ रहा था और उन्होंने लोन ले रखा था, लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही थी और कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट भी किया है। तो डाइवर्सिफाई करने का मतलब यही होता है कि कौन सा मैनेजमेंट ऐसा है जो जो भाप लेता है कि ये कंपनी मुझे मेरे लोन का पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी तो इसको लोन मुझे नहीं देना, या फिर इस सेक्टर में आने वाले टाइम में रिकवरी नहीं हो सकती लोन की, तो इस सेक्टर की जो कंपनी है इसको लोन नहीं देना। कुछ एक दो स्मार्ट कंपनीज हैं, जो एक स्मार्ट मैनेजमेंट है प्राइवेट सेक्टर में जो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जो काफ़ी साल से मैनेज करते आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो अच्छे स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये स्टॉक पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। इनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो इनमें से 2-3 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं। मेरे पास काफ़ी बड़ा मेरा जो पोर्टफोलियो है, 20% मेरा पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही है। ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में ही है। मैं आज आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है, सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में ही बनता है। जो हाउसिंग लोन की कंपनीज हो गई और जो अपना बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हो गए, जो हाई क्वालिटी बिजनेस हैं, वो हर बुल रन पे अच्छा खाता नया हाई बनाते हैं, उसके बाद करेक्ट होते हैं, फिर हाई बनाते हैं। तो कुछ जो यूनिक अच्छे बिजनेस हैं, उस आप उन स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि उल्टे सीधे स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर मुझे मेल कर रहे हैं कि ये स्टॉक हम बाय करना चाहते हैं या ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, आप इस स्टॉक के बारे में बताइए। दोस्तों, मैं हर स्टॉक के ऊपर आपको, देखो मेरे पास इतने सारे मेल्स आते हैं तो मैं हर मेल को रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको आइडिया देने के लिए, जो मेरी सोच है, काम करने का जो मेरा तरीका है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से समझें चीज़ों को। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप थोड़ा अपनी कॉमन सेंस लगाइए, कुछ ऐसे अच्छे बिजनेस बाय कीजिए जो कि मैनेजमेंट इनका अच्छा है, जो जिन्होंने अगर बैंकों से कर्जा ले रखा है तो उतार रहे हैं और बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं दिन रात, तो वो उनके अंदर आपको फिर रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको लेने के बाद रात को नींद अच्छी आए, उसको पता हो कि मैंने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो बिजनेस जिंदा रहने वाला है, ख़त्म नहीं होने वाला। उसको बर्बाद करना हो तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। दोस्तों, ये एक अलग बात होगी कि कोई पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, या फिर कोई वॉर हो गया, या फिर हम ये कहें कि किसी और रीज़न की वजह से मार्केट में सडन फॉल आ गया। तो ऐसे स्टॉक्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अपना जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे स्टॉक में मैंने ऑब्जर्व किया, पूरा मार्केट करेक्ट होता है तो वो भी करेक्ट होते हैं, लेकिन जैसी मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू होती है तो सबसे पहले उन्हीं का स्टॉक भागता है और पुराना हाई तोड़ के फिर नया हाई बनाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जिस भी कंपनी के नाम लिए और जो भी मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल स्टडी है। आप किसी भी शेयर को बाय, सेल या होल्ड करने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी करें या फिर अपने फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।